अभी हम बात करने चाह रहे हैं सर के व्यक्तिगत जीवन से कि जो ऐसे लोग जो समाज के लिए, जैसे कहते हैं कि हमारे देश में सर बहुत लोग थे, जब अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो अगर एक एक थप्पड़ मारते तो मक्खी मच्छर की तरह लोग मर जाते, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं किया। वो धीरे धीरे पैठ बनाते गए और हमको तोड़ दिए। जहां आम आदमी घर बनाता है, बड़ी कार खरीदता है, कुछ बच्चों के लिए डिपॉजिट करता है, ऐसे में आप जिस निष्प्रियता से बहुत कुछ जहर पीकर चलना पड़ रहा है सर, इसके पीछे मतलब वो क्या प्रेरणा है और कैसे इसको सरवाइव करते हैं, या कोई और इस रास्ते पे चले तो उसके लिए संभव होगा या नहीं? नहीं, देखिए, जब आपको ज़रूरतें कम कर लें और आप अपने में खुश रहने लगें, तो फिर दुनिया क्या कहती है इसकी चिंता नहीं मत कीजिए। हर दौर में हुआ है, अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, हर दौर में ऐसे लोगों का विरोध हुआ है। और दुर्भाग्य, जो आपने शुरू में बात कही, जब सुभाष जी की बात की, सावरकर की बात की, दुर्भाग्य ये रहा कि समाज के अंदर योद्धा थे, बहादुर थे, लेकिन इस समाज को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, इसने हमेशा डरपोक, लालची, बिके हुए लोगों को अपना हीरो बनाया। और उस कारण से जो बहादुर थे, जैसे सावरकर की बात आपने की, सुभाष चंद्र बोस की बात की आपने, या हमारे इतने क्रांतिकारी लोग थे, सब लोगों की बात होती है, लेकिन कोई वो बनना नहीं चाहता। क्योंकि समाज में बड़े होने का मतलब है कि सब आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें और उससे सबको फायदा हो। सुभाष बनने में फायदा नहीं था, सावरकर बनने में फायदा नहीं था, फायदा था गांधी बनने में। तो गांधी हमारे आइकॉन बने। अब गांधी जी के ऊपर हर छोटी सी बात पे विवाद, क्योंकि एक गांधी को क्रिएट कर दिया गया है। एक, जैसे कहते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को आप रैपिंग से, यहां से चार तरफ से लाते हैं, तब उसको, गांधी जी को भी यही किया गया। इसलिए गांधी जी के बारे में उनका लिखा हुआ, उनके कंटेम्पररी को लिखा हुआ भी बोल दें तो भड़क जाता, क्योंकि उस आदमी को आगे रखने में सबका फायदा है। अब उसको रिप्लेस करेंगे तो लोग कहेंगे ओहो ये नाथूराम गॉडसे के लोग हैं, ये हिंदू। तो ये समाज हमेशा जब कुछ चेंज होगा तो डराएगा आपको, क्योंकि उसको रखने से वो सबके स्वार्थ पूरे करता है। तो हमारे यहां कभी ऐसे आइकॉन नहीं बने। लेकिन ये वो दौर है जिसपे हम खुश हैं कि हम जिंदा हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना इसके कि इसे बोलने से तत्कालिक हमें कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम इस ब्रह्मांड में ये बात कहीं रिकॉर्ड पे रहेगी हमारे जाने के बाद, कि उस समय भी कुछ लोग बोल रहे थे। तो आज जो संचार क्रांति है, इसका यह है कि अगर आप कुछ बात है कहिए, यही किसी को मिलेगी और लोग सुनेंगे। तो कम से कम मैं इस बात से खुश हूं कि सावरकर वोट नहीं दिला सकते, सुभाष वोट नहीं दिला सकते, लेकिन सावरकर को जब सावरकर कर दिया तो हजारों लाखों लोग जो उनके अनुयायी थे, उनको लगा कि अब सावरकर का नाम लेने से कोई आपको हिंदूवादी, कट्टरवादी नहीं कहेगा। इसलिए छोटी छोटी घटनाओं को जो लोग छोड़ देते हैं, उसका असर बताता हूं समाज में। भारत ने अंग्रेजों के ज़माने दो ब्रदर थे, उनके द्वारा स्थापित की गई दिल्ली, जिसे लुटियन जोन कहते हैं, उसी ने संसद बनाई और वो संसद चल रही थी। अब अगर हम जब सोचते हैं अरे यार ये आदमी तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं यार इसकी तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये जो है ना, ये हम बड़ा हल्के में कहते हैं। मोदी ने पूरी पार्लियामेंट जो पुरानी थी उसे उधर रखा, एक नई पार्लियामेंट बनाई। मेरी आप कह सकते हैं कि मेरी अपनी बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं चीजों को जो इधर नहीं देखते लोग, मैं उधर ज्यादा देख लेता हूँ। मोदी ने भारत की पार्लियामेंट बना दी, नहीं बना दी सर, और थोड़ा सा इनकम्प्लीट थी। जब मोदी ने कहा कि भाई 28 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा, तो माई वाइफ वाज शी वाज सिटिंग, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा अभी बवाल होगा इस पे। तो पता चला कि सबकी पार्टियां शुरू हो गई,
कि देखो इसको पता है कि ये हार जाएगा, अगली बार नहीं आएगा, तो जल्दी से बना के अपना नाम लिखवाना चाहता है। तो जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो सोचता है। उसने 28 मई को उसका इनॉग्रेशन किया। करीब 12 या 13 घंटे बाद लोगों को पता चला कि 28 मई को इसलिए किया कि इसी दिन सावरकर पैदा हुए थे। ओह। और फिर उसी पार्लियामेंट में सबसे लंबा सावरकर का तैलचित्र लगाया है। तो सावरकर स्थापित हो गए ना। जिस सावरकर को आप क्या क्या नहीं कहते थे वो कहते रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में स्थापित हो गए। तो कैसे चीजें बदलती हैं, उसमें से 2 चीजें और बताता हूं मैं आपको। हम लोग जब गुलाम थे तो सरकारी नौकरी लेने जाते थे। तो सरकारी नौकरी लेने से के लिए मैं आई एम सन ऑफ सो एंड सो, माई डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो, इस पे अटेस्ट कराता था वो अंग्रेज, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाता था। आफ्टर द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, फिर हमारे यहाँ का गजेटेड ऑफिसर आपका ये सर्टिफाई करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको किसी ने सिविलाइजेशन के एंगल से नहीं देखा, और नहीं देखा तो उसको हर्ट फील नहीं हुई। यार सिस्टम मेरे ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहा है। मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मैं कब पैदा हुआ, ये मेरे माँ बाप को पता है। यार मुझ पे नहीं यकीन कर रहे, मेरे बाप पे नहीं कर रहे। ये जो आदमी है जिसने एक पद पे बैठा हुआ है, इसके सिग्नेचर के बाद ये डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। हम सब करते थे अपने जमाने में, होता ना भाई गजेटेड ऑफिसर से कराओ। अब मैंने वही कहा कि जब आप आटा दाल चावल इसमें बिकने लगे तो आपको सिविलाइजेशन का बोध खत्म हो जाता है। तब आपको सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ मतलब जो आपके साथ हुआ है वो दोनों का बोध खत्म होता है। तो मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि भाई दुनिया में मेरी माँ ही जानती है कि मेरा पिता कौन है। कोई और हो तो बता दीजिए, माँ के अलावा कोई बता सकता है? लेकिन माँ के अलावा इस अंग्रेज को कैसे पता चला कि मेरे बाप का नाम ये है? What is, उसने कौन सी थ्योरी से निकाल गया कि पुष्पेंद्र जी के बाप ये हैं? और उसने अटेस्ट कर, इट्स ए ब्लडी ह्यूमिलेशन। मोदी ने एक ऑर्डर निकाला और कहा से अब से आप अपना डॉक्यूमेंट खुद ही सर्टिफाई करेंगे, वही वैलिड माना जाएगा। अब लोग उस पर रुपया पैसा नहीं है, इसमें कोई आलू सस्ते नहीं मिलने, लेकिन सेंस ऑफ प्राइड है यार कि मुझ पे स्टेट को बिलीव करना है कि मैंने ये लिखा है। अब कोई और ही हो जो उसको गड़बड़ करके लिखे। ये छोटी छोटी सी चीजें ये हो गई। तो ऐसे कई काम उसने किए। जैसे भारत की संसद में जब संसद बनी और जब सब लोग मिले 1950 में जब पहली संसद हुई तो वंदे मातरम गाया गया। अब वंदे मातरम जिन्होंने लिखा था उनको भी पता है, और जिनको ये लगा उन्होंने अपना एजेंडा चलाया। तो 1937 में कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों को लगा कि भाई हम तो अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, और ये तो सर झुकाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एतराज किया। तो जितने कांग्रेस के मुसलमान थे और मुस्लिम लीग के मुसलमान, सबने मिलकर कहा कि भाई हम ये नहीं गाएंगे। तो उसमें 6 लाइनें हैं जहां से वो कहती है तुम ही दुर्गा तुम दशपथहारिणी, यहां से 6 लाइनें हैं। तो मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम के वो हिस्से निकाल दिए गए। बात खत्म हो गई, आई गई। और वही सब चीजें जब आलू और चावल सस्ते में पड़ जाता है आदमी तो उसको महसूस ही नहीं होता कि क्या है। मोदी ने एक दिन करा और इस मुद्दे को खूब उठाया पब्लिक में। हम लोग कहा कि भाई अब से संसद में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। तो अब होता क्या है कि इस संचार क्रांति में कुछ लोगों को ये भी डर लगता है ना, क्या कहते हैं कि अब विरोध करेंगे तो कहीं अलग थलग ना पड़ जाए जी। ये भी होता है। तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ और पूरा वंदे मातरम गाया जाने लगा। तो मैं उसको लाइटर नोट पे कहता हूँ, गुजरात में हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की शैली अलग अलग है। शैली अलग अलग है, इसलिए दोनों के बात और काम करने का अंदाज अलग है। उन दोनों में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे की शैली को जानते हैं। मोदी ने जब ये अनाउंस किया कि अब से पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, अनाउंस करके वो चले गए। दूसरे वाले आए, जैसे उनकी अपनी बैकग्राउंड है, उन्होंने आईपीसी की किताब निकाली और कहा कि ये 6 लाइनें नहीं गई तो ये धाराएं लगेगी। अच्छा। वो पब्लिक को एग्जीक्यूट किया। तो
अब वंदे मातरम पूरा गाया जाना। जी। अब भाईजान की आत्मा जो है, अब उनको चोट नहीं पहुंच रही। तो कुछ लोगों ने आपको हर बात पे डराया और आप डर गए। हम वंदे मातरम कोई मोदी ने नहीं लिखा, मोदी के पिताजी ने नहीं लिखा, नाना ने नहीं लिखा। तो जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। अब कोई कल खड़े होकर कहे कि साहब हमसे ये, तो क्या हम उसकी वजह से सिविलाइजेशन बदल देंगे? आपको नहीं अच्छा लगता मत आइए, मत जाइए पार्लियामेंट, मत चुनाव लड़िए उस पार्लियामेंट में जहां सावरकर की तस्वीर लगी है, जहां वंदे मातरम गाया जाता है। तो बहुत कुछ बदला है। लेकिन मैंने वही कहा कि जो समाज 2 रुपए किलो चावल, बिजली, कोई कुछ दे रहा है, कोई चादर दे रहा है, कोई तकिया दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, ये हमारी स्थिति थी। तो हम के बारे में जब दुनिया असेस करेगी तो कहेगी यार ये भगवान राम के वंशज, यार ये माँ सीता इतनी इनकी, और ये लोग यार 2 रुपए किलो चावल में किसी को भी राजा बना देते हैं। तो अंग्रेज यहाँ ऐसी थोड़ी नहीं आ गए थे, हम ही ने इस्तकबाल किया था उनका। ये मुगल यहाँ ऐसी थोड़ी सर्वाइव कर गए थे। तो फिर हम कहते हैं गुलाम, तो वो तो उनका तो फंडा क्लियर था, आपका क्या था? क्योंकि आप इतने महान थे, उनका कोई आ जाओ हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप धीरे धीरे कहाँ पहुंचे। तो वही आपको सिविलाइजेशन का बोध जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सिविलाइजेशन का बोध नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ मुझे मिल जाए, मैं ठाकुर हूँ मुझे मिल जाए, इसको नहीं। हमने जो कर्तव्य, जो आपको काम करना था उसको हमने जाति से जोड़ दिया, वो फायदा है। अब ये जाति जिस दिन फायदा नहीं देगी उसी दिन ठीक हो जाएगी। हर चीज जो फायदा देने लगती है फिर वो उसको मजबूत हो जाती है। तो मुसलमानों को हर बात पे ऑब्जेक्शन उठा करके सेंस ऑफ आइडेंटिटी अपनी बताना और ये बताना कि हम इतनी बड़ी मेजॉरिटी से अपनी बात मनवा लेंगे, और मान रहे थे। इसलिए धीरे 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 उनकी समझ में आया और अब बहुत सारी चीजें हैं। वही मुसलमान है, वही वंदे मातरम है, वही पार्लियामेंट है। जिनको नागवार गुजरा है मत आओ। लेकिन ये तो नहीं होगा कि वो गाएगा और संबल का एक एमपी जानबूझ के वहां से चलना शुरू करेगा और जाएगा बाहर निकल के बताने के लिए कि मैं वंदे मातरम के दरमियान उठ के जाऊंगा। ये आए तो जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो वो आए ही नहीं उस दिन। ये संसद में थे, वो आए ही नहीं। उन्हें पता है कि यहाँ वाले उठा भी लेते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये स्टेट की माइट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर ये नियम है तो मानो, नहीं सर नहीं हो सकता कि नहीं मानेंगे हम। बिल्कुल कि हमारी गेट लॉस्ट, मत जाओ ना संसद। कल तुमको कि हम संसद में खड़ो के अजान देंगे, गेट लॉस्ट। तो ये तो इस देश की कमजोर राजनीति के चलते। आप मुझे बताइए, आप 5 बार चिल्ला के कह रहे हो कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। अगर कल मैं कहूं कि भगवान प्रभु श्री राम के अलावा पूजा, इट्स विल बी हेट स्पीच। लेकिन समाज इतना कायर और सत्ताएं इतनी डरपोक हो गई हैं कि भाई ये तो उसका क्या मतलब है भाई। आपको अजान देनी है तो जब मोहम्मद साहब अजान देते तब माइक था? नहीं था ना माइक। तो भाई मेरे, फिर तुम अजान लाउड स्पीकर पे क्यों दे रहे हो? लाउड स्पीकर तो नहीं था। नहीं, ये हमारा अधिकार है। कहां से अधिकार है? कौन सा अधिकार है? अमेरिका में देख के दिखाओ, इजराइल में देख के दिखाओ। सही। तो ये धीरे धीरे आपके समाज में डरपोक, कमजोर ऐसे लोग जाने लगे तो उनकी हर चीज को, अब वो शेर हो गए। अब वही शेर आज की डेट में लाइन पे आ गए। तो स्टेट को सिविलाइजेशन के हिसाब से चीजें करनी चाहिए और स्टेट ने अगर तय कर दिया है तो तय कर दिया है। फिर ये हो कि नहीं वो 1% लोग हैं उन पे आप जो करते हैं करिए। आपको पारसी रहना है, आपको बौद्ध रहना, करिए। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। कहीं लेना देना नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि भारत तो एकमात्र ऐसा देश बन गया है, इस्लाम में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में किसी की इंतकाल हुआ, उसको जमीन में दबा दिया, मट्टी, सिंपल। ये जो कब्रों का कंसेप्ट है ये भारत पाकिस्तान जैसी जगह है। मोहम्मद की कब्र है? नहीं है। फिर तो ये यहाँ जो इस्लाम है ये पॉलिटिकल इस्लाम है, एजेंडे के थ्रू किया गया, उसके तहत चल रहा है। अरे साहब हमारे कब्रिस्तान, अरे भाई मेरे, अगर हम यही बढ़ाते रहे तो इस देश में फिर रहने के लिए जमीन रहेगी? अगर हर मुसलमान की कब्र बनेगी और पक्की, क्या नॉनसेंस है यार। तो वो इसलिए हो रहा है कि हमारी पॉलिटिकल, हमारी सोशल, हमारी जैसे कहना चाहिए कि स्पिरिचुअल जो लीडरशिप है वो बिल्कुल पंगु हो चुकी है। जिसको बोलना चाहिए वो हर आदमी चाहता है सरकार दे। समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। सरकार तो जब करती है जब समाज ये चाहता है कि क्या करें। आपने चाहा मंदिर बनेगा तो मंदिर बन गया ना। कैसे बना,
क्या उसके पीछे खेल हुआ ये से मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि कौन सी कानून तय करेगा, कौन सा काला कोर्ट तय करेगा कि ये मंदिर यहां था। हु द हेल यू आर? कोर्ट से क्या मंदिर का लेना देना है? कोर्ट में आपने लॉ पढ़ लिया तो लॉ से आपने, जमीन का डिस्प्यूट था क्या? तो हमने ये जो पर्पन कि कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट कैसे देगा? शंकराचार्य के अलावा किसी का फैसला नहीं होगा इस पे। कोर्ट पे मर्डर को देना है, आईपीसी पे देना है जो आपने इंग्लैंड से लेके, उस पे दीजिए फैसला। लेकिन राम यहाँ पैदा हुए, कोर्ट पे कैसे तय कर देगा कोई कोर्ट? आई एम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल भाई हाँ, आप काला कोट कल पहनते ही तो आपको क्या भव्य ज्ञान हो जाएगा? क्या कहते कि साहब राम यहाँ पैदा हुए थे? नहीं होते। तो हम उनसे भीख मांग रहे थे 70 साल से। बिल्कुल। तो कोर्ट के पहनने वालों ने अपना ज्ञान बांटा कि इस पे तो नहीं हो सकता फैसला। तो जिस ज्ञानी को आपने यहाँ से गुजरात से भेजा है, उस ज्ञानी ने उनको बुलाया कि ये यहाँ पे क्या था? बोले यहाँ तो पहले क्या था ये पता नहीं। तो बुला करके चाय वाय पिलाई उनको और एक कागज दिया, ये देख लीजिए। उन्होंने कागज देखा और आप जिसे भेजा, एक तो 47 में भी यहीं से गए थे, जी जी, ये भी इसी धरती से गए जी थे। जी। तो गुजरात का पानी ऐसा तो नहीं था कि 46 और 47 वाले ने अलग पिया, उसने भी पिया था, इन दोनों ने भी यही पिया है। तो ये भी वही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कौन सा पानी पिया ये पता नहीं। उनको जज साहब को कागज दिखाया, जज साहब की खोपड़ी घूम गई कागज देखे, कागज देके जेब में रख लिया। घर गए और घर जाने के बाद में उन्होंने कहा राम मंदिर यहीं पे था जी। फैसले के तहत सारी अर्जियां खारिज, राम यहीं पैदा हुए थे। देखिए, राजा को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि 1000 साल का इंतजाम करना है उसको, 1 घंटे का नहीं करना है जी। वो चले गए, 6 महीने बाद रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद आदमी कहता है अब मैं करूंगा, तो ये भी एक वीकनेस होती है। ये जो राजा भेजा है ना आपने, वो अपने घर पहुंचे, कोट उतार के टांगा ही था कि राष्ट्रपति भवन से एक आदमी पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अब वो घबरा गए, साहब मैं राष्ट्रपति भवन से आया हूं, आपके लिए एक चिट्ठी है। कितनी एक्यूरेसी आप राजा को देखिए, उसको मालूम है कि अगर कहीं 10 सेकंड की गड़बड़ भी हो जाएगी तो आदमी शुरू हो जाएगा ना। इतनी देर नहीं लगने दी। वो चुप तो जब तक रहे पद पे थे, लेकिन पद के बाद तो आदमी घातक हो जाता है जी। वो घर गए, राष्ट्रपति भवन से एक आदमी गया, उसने घंटी बजाई, उनको सर मैं राष्ट्रपति भवन से आया हूँ, आपके लिए एक लेटर है। वो घबरा गए पहले तो, उसने चिट्ठी पढ़ के सुनाई कि देश के राष्ट्रपति महामहिम को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, जिस समाज में अनेक अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बड़ा काम किया है, इसी तरीके से आपने जो अपना जीवन काल निकाला है उसमें बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। इन कार्यों को देखते हुए भारत का राष्ट्रपति आपको राज्यसभा में 6 साल के लिए नामित करता है। अब 6 साल के लिए चुप हो गए, मंदिर बन गया जी, काम खत्म। तो राजा जानता है जी। कुछ लोग जानते हैं, तो काम कराने के तरीके होते हैं। बिल्कुल। तो ये काम जो आज हो रहे हैं ये पहले भी हो सकते थे। भाई वंदे मातरम किसके डर से नहीं गाया जा रहा था? ये छोटी सी चीज थी आपकी। अब आप देखिए क्या था, 14 नवंबर बाल दिवस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कोई बेटा बेटी है? जी बेटा। आप अपने बेटे को 10 साल बाद पूछिएगा कि बेटा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, और संचार क्रांति में 14 नवंबर को जो पैदा हुआ तो उनकी सारी हरकतों को बच्चा जानता हो, वो क्या प्रेरणा लेगा 14 नवंबर वाले से? अब कुछ वो छोटी सी बात है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि कितना इम्पैक्ट होता है कि साहब चचा पैदा हुए थे उस दिन, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। अब चचा का अगर प्रोफाइल पढ़ लो और बेटा चचा बनना चाहे तो बाल मच जाएगा, बिल्कुल बाल मच जाए। अब ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं है, लेकिन आप जिन बच्चों को कह रहे हो ना कि बच्चे आज लड्डू बांटेंगे, आज हमारे देश में प्रधानमंत्री पर, ठीक है, लेकिन वो पूछेगा तो कि इन्होंने क्या अद्भुत कार्य किया था। उनके जो अद्भुत कार्य हैं वो तो बताए नहीं जा सकते, कितने महान हैं। इस आदमी ने बहुत खूबसूरती से, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह साहबजादा और जोरावर फतेह सिंह, एक 9 साल का एक 12 साल का। जब आक्रांताओं ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने उनसे कहा इस्लाम कबूल कर लो, तो दोनों ने कहा कि हम वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। दोनों की गर्दनें काट दी गई। मोदी ने कहा अब से बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिस दिन इन 2 बच्चों की गर्दन काटे। अब इस घटना को आपका बच्चा सुनेगा
तब ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी। तब वो पता चलेगा कि वो दोनों अपने गुरु के प्रति उनका सम्मान था, उनका, उसके अलावा मैं किसी को क्यों मानूं। तो कन्वर्जन की कहानी समझ में आएगी और उनको ये बोध होगा कि मेरे पूर्वज जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे जिन्होंने इस कारण से अपनी गर्दन कटाई। तो उसके अंदर जो भाव पैदा होगा वो किसी इंजेक्शन से नहीं हो सकता। तो दिस ही चेंजेस। अब चाचा नेहरू के बच्चे छीन लिए उसने, अब क्या करे बेचारा। तो उनके तो बच्चे कहाँ कहाँ हैं किसी को क्या मालूम है।